उनमें चाह होती है कुछ करने की। मतलब ये कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ है, पर हमें ये भी समझना होगा कि हर कामयाब महिला के पीछे, आप सोचिए परविंदर जी कि पिछले 100 साल का ये रिकॉर्ड है कि जो अगली जनरेशन होती है, थोड़ा सा समाज के लिए करने का भाव शुरू से ही रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप ऐसे ही राजनीति का मतलब यही क्यों होता है कि पद या पैसा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऊपर से ही इस तरह का जो प्रस्ताव आते हैं उसी का ही नतीजा होता है? इनसाइड टॉक्स में अभिवादन स्वीकार करें परवेंद्र दहिया का। आज हमारे साथ में खास मेहमान मिसेस ममता अग्रवाल जी। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आप फाउंडर और प्रेसिडेंट है खुशी हर पल, जो कि एक एनजीओ है, आप चला रहे हैं। साथ ही साथ आप चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावर पर कार्य कर रहे हैं। आप अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्टर हैं होटल मूलचंद रिजॉर्ट्स में। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम, क्योंकि आप एक एनजीओ भी चला रही हैं खुशी हर पल, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि आप महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आप कार्य कर रही हैं। सर्वप्रथम, महिलाओं व बच्चों पर आप जो कार्य कर रहे हैं, तो उनके क्या साइकोलॉजी को देखकर आप कार्य कर रही हैं? क्या उनके पीछे क्या साइकोलॉजी है? परविंदर जी, पिछले 10 साल से 12-15 साल से मैं काम कर रही हूँ महिलाओं और बच्चों के बीच, और ज्यादा बच्चों के बीच। महिलाओं के लिए तो हमने अभी 3-4-5 साल से ज्यादा कार्य करना शुरू करा है। अगर हम बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो जितने बच्चों के इंटरेक्शन में हम आए हैं या हमने बच्चे देखे हैं, वो ज्यादातर थोड़े निम्न तबके के होते हैं, थोड़े कम प्रिविलेज्ड घरों से आते हैं। तो हम देखते हैं, और ये बात उनके लिए नहीं, सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल होती है। जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है या अपने प्रैक्टिकल से देख पा रही हूँ, हमारी जो जीवन शैली होती है माता पिता की स्पेशली, उसका बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत फर्क पड़ता है। हम कई बार सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका बच्चों पे फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं है। और अब तो आप देख ही रहे हैं, साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है, और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया या जगह जगह हमें सुनने को मिलता है कि बच्चे माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। और हमारे यहाँ तो मतलब ये पुरानी कहावत है कि मतलब जी हाँ, कि बिल्कुल माँ बाप के ऊपर ही बच्चे जाते हैं। आजकल हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों को किसी चीज में इन्वॉल्व कर देंगे और फिर हम जैसे भी जीवन जिए, बच्चे हमें नहीं देख रहे, पर बच्चे आप उनकी सबसे बड़ी किताब होते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत बैलेंस्ड घरों से आ रहे हैं, जिनके माँ बाप उन्हें पूरा टेंशन दे रहे हैं, या आपसी उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, समाज में रिश्ता अच्छा है, उनका व्यवहार दूसरों से कैसा है, परिवार के बाकी सदस्यों से कैसा है, बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। और जो बच्चे थोड़ी ऐसी फैमिली से आते हैं, ब्रोकन फैमिली से, या जहाँ बच्चे मतलब पेरेंट्स अपने ही में बिजी हैं, उनकी साइकोलॉजी बहुत फर्क होती है, उनकी कंसंट्रेशन लेवल और समाज के प्रति भी, और उनका अपना कॉन्फिडेंस, बहुत फर्क पड़ता है। और सेम होता है महिलाओं के लिए। महिलाएं भी कभी ना कभी बच्ची होती हैं, जब बड़ी होती हैं, जिन महिलाओं को, जिन बच्चियों को शुरू से फैमिली का सपोर्ट मिलता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं, उनमें चाह होती है कुछ करने की। पर जो बच्चियों को अपने परिवार से और आसपास से सपोर्ट कम मिलता है, आप हमेशा देखेंगे कि वो अनसेटल्ड सी रहती हैं, उनके निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। हम देखते हैं आम जीवन में भी कि जो बच्चियां आप देखते हैं, कई बारी मतलब ये कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ है, पर हमें ये भी समझना होगा कि हर कामयाब महिला के पीछे भी किसी ना किसी पुरुष का हाथ होता है। वो पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, पति हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी पुरुष की और परिवार की सहायता से ही महिलाएं भी आगे बढ़ती हैं। नहीं, ये तो आपने सही कहा कि क्योंकि जो बच्चा है वो ऑब्जर्व करता है हर चीजों को, परिवार में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उन्हीं को चीज को वो अपना। आप देखिए, आप कई बार देखते हैं महिलाएं बहुत कंप्लेन करती हैं कि ये तो मोबाइल के बिना मेरा बच्चा खाता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है। वो जब पैदा हुआ था मोबाइल लेके नहीं आया था, आपने अपने कंफर्ट के लिए उसे मोबाइल दे दिया था, और अब वो अडिक्ट हो गया है। अभी अभी अमेरिकन सीनेट में एक हियरिंग हुई थी। आप सोचिए परविंदर जी कि पिछले 100 साल का ये रिकॉर्ड है कि जो अगली जनरेशन होती है,
पिछले 100 सालों में, उसने अपने माँ बाप से बेटर करा है। वो उसका कंसंट्रेशन, उसके एजुकेशन, उसका सब कुछ अपने माता पिता वाली नेक्स्ट जनरेशन ने पहली जनरेशन से बेटर करा है। जिस जेनजी की हम बात कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट ने वहां सर्वे किया, हियरिंग हुई, ये रिकॉर्ड टूटा है 100 साल का कि जो जेनजी है वो अपनी पिछली जनरेशन जितनी बेटर नहीं कर पा रही। उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस, उसकी पढ़ाई लिखाई, आईक्यू, सब कुछ पिछली जनरेशन से कम है। एंड द मेन रीजन बीइंग इज ना उन पर अटेंशन है, ना उनको अटेंशन है, कंप्लीटली स्क्रीन पे है। 15 सेकंड की रील है, उनका कंसंट्रेशन 15 सेकंड का है, उसके बाद दे नीड समथिंग एल्स। ये तो आप सही कह रहे हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो वी आर इन अ प्रॉब्लम। अभी एक कंट्री में क्या हुआ कि पूरा का पूरा डिजिटलाइज स्कूल कर दिए थे जी। पूरे गवर्नमेंट ने पूरा बजट लगाया, लेकिन विद इन 1 ईयर उन्होंने क्या सब बैक विड्रॉ कर दिया। जी हाँ, और वही किताबें, वही कॉपियों में उन्होंने दोबारा से शुरू किया, क्योंकि उनकी जो सोचने और समझने की जो क्षमता है वो काफी हद तक कम होती जा रही है, निम्न होती जा रही है। भारतीय एजुकेशन सिस्टम को क्यों बढ़िया कहा गया? आप ये देखिए, जो पहले टाइम के बच्चे थे, आज से 10-12 साल पहले जो अपना पास आउट करके गए, इंडिया वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के सीईओज हैं, साइंटिस्ट हैं, व्हाट नॉट, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली रीडिंग एंड राइटिंग पे और इलैबोरेशन पे था। और अब 2010 के बाद जब से मोबाइल्स ने अपनी जगह ली क्लासरूम्स में, तो आप वही डेटोरिएशन देख पा रहे हैं। बिल्कुल यही बात। अच्छा, जैसे आप मैं बात करूं, क्योंकि बालिका शिक्षा पर भी आप काफी जोर दे रहे हैं जी, और मैं देखता हूं कि अक्सर आप झुग्गी झोपड़ियों में भी आप किसी ना चीज को देखते हुए अपने को आप वहां पर जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो बालिका शिक्षा को आप किस नजरिए से देखते हैं इस आज के परिवेश में? आज या कल की तो बात ही नहीं है, बालिका शिक्षा हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। हमने इम्प्रूव ज़रूर करा है। करीब 2011-12 में अगर हम सेंसेक्स देखें तो बालिका शिक्षा का जो रेट था वो करीब 60-65% था, जो अब 2025 तक आते आते 70 से 74% तक आ गया है। लेकिन अभी भी हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। आप ये देखिए, सरकारी नौकरियों में अभी भी महिलाएं 34-37% पर ही अड़ी हुई हैं, बाकी सब पुरुषों 70-75% पुरुषों के पास है। एंड दिस इज जस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज। इफ वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर या अदरवाइज, तो वो क्यों नहीं compete कर पा रही हैं? क्योंकि ज्यादातर जो बच्चियां होती हैं वो सेकेंडरी स्कूल के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है। ड्रॉप आउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब इतना मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चे को शुरुआत जब होती है तो अब फिर भी इतना बदलाव आ गया है कि अब ऐसे परिवार नहीं पाए जाते जहां बच्चे को स्कूल भेज दें और बच्ची को रख लें। वो भेज तो देते हैं शुरू में, हाँ अब बहुत कम है, तो भेज देते हैं। तो लेकिन चौथी, पांचवी, आठवीं के बाद और बस 10वीं 12वीं के बाद तो आप खुद एक बहुत ही मतलब रूरल एरिया में चला रहे हो, और मैं आपको साधुवाद है मेरा और बधाई है, इतना अच्छा स्कूल आप ऐसी जगह चला रहे हैं। और डेफिनेटली ये बच्चियों को हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपने एक ऐसे सेंट्रल रूरल एरिया में खोला है जहां बच्चियों के लिए एक्सेस है, स्कूल आना आसान है। बच्चियों की दशा, महिलाओं की दशा कंप्लीटली कनेक्टेड है एजुकेशन से। जब तक उनकी एजुकेशन इंप्रूव नहीं होगी, ना वो अपने राइट्स के बारे में जानेंगी, ना आगे बढ़ने की क्षमता उनमें पैदा होगी, ना चाह पैदा होगी। उनको अगर शुरू से ये बता दिया जाएगा कि बेटा 10वीं 12वीं के बाद आपको घर संभालना है, घर संभालना एक गलत काम नहीं है, घर संभालना एक सबसे बड़ा काम है। मैं खुद एक होम मेकर ही रही हूँ पिछले 10-12, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हुए और वो अपने अपने फील्ड्स में नहीं निकले, तो मैं भी एक होम मेकर थी। होम मेकर होना सबसे बड़ा काम है, वो हमें उसमें शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। बट यू कैन बी बोथ, आप घर भी संभाल सकती हैं, और ईश्वर ने महिलाओं को तो परम शक्तियों के साथ पैदा करा है, वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। मल्टीटास्किंग ही है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगी और बार बार हर मन से कहती हूँ, महिलाओं की दशा भारत में बहुत सुधर गई है, बहुत। और इसका कुछ श्रेय हमारे माननीय
नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और जैसी योजनाएं जो अब आई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हैं, उज्ज्वला है, बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए चलाई जा रही हैं। सुकन्या है जिसमें उनको पढ़ाने का, बाद में आगे बढ़ने का, शादी तक का उनका रहता है। तो बेटर हो रहा है, लेकिन वो तब तक बेटर नहीं होगा परविंदर जी। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती जब तक हम अपने घरों की सोच, अपनी सोच नहीं बदलेंगे। दिशा महिला की तभी बदलेगी जब उनकी दिशा बदलेगी, और उनकी दिशा, उसको स्पेक्ट्रम को बड़ा करना होगा, हमको आपको सबको मिलके। जी अच्छा, जैसे वर्तमान में हम देखते हैं अभी भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज की हम बात करें, सिटी में तो, या फिर सिटीज में भी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें बालिकाओं की शिक्षा या महिलाओं की शिक्षा को हम कहीं ना कहीं, जैसे अभी बात हुई कि भाई हम ड्रॉप आउट हो जाती हैं कहीं ना कहीं उस कारण से, तो क्या ऐसे चीजों को हम इम्प्लीमेंट करें या हम किस तरह से महिलाओं को और सशक्त बना सकते हैं, इसमें कोई आपका और कोई सुझाव? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार जो कर रही है, पर जैसा मैंने आपसे कहा, ये पहल हमको घर में ही लेनी होगी। अभी पीछे मुजफ्फरनगर में एक लास्ट ईयर की बात है, एक छोटा सा उन्होंने एक मीट करी हुई थी जिसमें उन्होंने जो बिजनेस चला रहे हैं यहाँ पे उनके सब एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया हुआ था, और आप मानेंगे नहीं, वहां महिलाएं देखने के लिए भी नहीं थी। ये एक सोच का बदलाव है जो हमें लाना होगा। सरकार योजनाएं ला सकती है, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकती है, पर जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, बच्चियों की एजुकेशन और वर्क प्लेस नहीं बदलेगी। मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ। एक बेटी मेरी लॉयर है, दूसरी बेटी लंदन से पढ़ के आकर अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर चुकी है। जब तक हम व्यावसायिक परिवारों में ये नहीं सोचेंगे कि जो पिता ने अर्जित किया है उसको सिर्फ बेटा ही संभाल सकता है, जी, तो नहीं होगा ना। हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर मेरी बेटी उतनी कैपेबल है, उसकी एक्यूमेन बेटे से भी ज्यादा है, उसका बिजनेस एक्यूमेन ज्यादा है, तो हमें उसे भी मौका देना होगा। तो हमारी सोच वहां और यहाँ तभी बदलेगी। हम मतलब राजस्थान में है एक महिला जिसने बदल दिया सब कुछ, वो प्रधान भी बन गई और खेती बाड़ी सब कुछ कर रही, महिलाएं आगे आ रही हैं। और मेरा तो नमन है स्पेशली उन गांव की महिलाओं को। मैं देख रही हूँ कि वो अपनी बच्चियों को पुश कर रही हैं आगे, और पिता भी। बदलाव तो आ रहा है, पर मैं फिर कहूंगी कि बदलाव यही लाना होगा पहले, खाली सरकारी योजनाओं से नहीं बदलेगा। मानसिक स्तर पे महिलाएं तो कर रही हैं आगे, लेकिन पिता को, भाइयों को ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये भी कर सकती है। और जिस दिन उसको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो आप देखिए बदलाव आएगा जरूर। आज के समय में महिलाओं का आप जब देखते हैं तो जो उनका एक तरह सुरक्षा की जो भावना है, उसकी क्या परिभाषा को आप अपने स्तर से कहेंगे? एक महिला तभी सुरक्षित है जब वो महसूस करेगी, जब वो रात को 10 बजे भी घर से निकले और उसको ये सोचना ना पड़े कि मैं यहाँ से वहां तक जा रही हूँ तो मैं अनसेफ हूँ। जो बड़ा डिफिकल्ट सा काम अभी भी है, जबकि उत्तर प्रदेश को आप भी देख रहे हैं, सेंसेक्स देख रहे हैं, कितना बदलाव पिछले 10 साल में आया है। हम मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्र में रह रहे हैं और हमने पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा है। 2017-14 से पहले जब केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, बहुत सारे लोग बहुत सारी शिकायतें करते हैं सरकार के लिए, लेकिन जब बात लॉ एंड ऑर्डर की आती है और विमेंस सिक्योरिटी की आती है तो बदलाव तो आया है। लेकिन अभी बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अभी भी बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है। महिला की सुरक्षा मैं अगर सच बताऊं तो एक तरीके से ना एक टॉपिक बन जाना चाहिए स्कूल्स में। आप तो खुद स्कूल्स चला रहे हैं। आफ्टर 8th देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन दैट शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। महिलाओं को कैसे वो कंडीशंस में सुरक्षित रह सकती हैं। आपके यहाँ तो आप मार्शल आर्ट से लेके सब कुछ कर रहे हैं, तो उसी तरीके का भी हो और उनको ये बताया जाए कि दे कैन सेंस डेंजर। हर समय खतरे में कूद जाना भी इज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टेप, कि आप जानती हैं कि कहीं रिस्क हो सकता है और आप वहां जंप करें। घर में और बाहर उनको शिक्षित रखना चाहिए और साथ ही
अपने बेटों को भी ये समझाना चाहिए कि जब वो समझदार होंगे तो बिल्कुल सुरक्षित ही हो जाएंगे। बहरहाल उनको किससे है खतरा। कुल मिला के ये है कि बाहर की जो बहन बेटियां, जैसे हम घर पर बहन बेटियों को समझते हैं, अपनी बहनों को तो समझा ही रहे हैं दशकों उसी से, तरह से बाहर भी उसी नजरिए से उन्हें देखें। बहनों को दशकों से समझा रहे हैं, अब समय आ गया है भाइयों को समझाने का। अगर भाई ठीक रहेंगे तो बहनें तो अपने आप सुरक्षित है, हर जगह सुरक्षित है। अच्छा, जैसे आप खुशी हर पल एक संस्था एनजीओ चला रही है जी, तो आपको इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? थोड़ा सा समाज के लिए करने का भाव शुरू से ही रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि पर आज से 10-12 साल पहले जब बच्चे स्कूल कॉलेजेस में आ गए और थोड़ा सेटल्ड मुझे लगा कि तब मैं पूरी थोड़ा बहुत करती थी घर से इधर उधर जहाँ भी मिल गई मौका करने का। पर जब मुझे लगा मेरे पास समय है और ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं समाज में वापस भी दे सकती हूँ। और वैसे तो मैं आपको सच बताऊं तो दुनिया में कोई भी इतना सक्षम अपने आप को महसूस करता ही होगा कि जिसकी सक्षमता 1 रुपए की है वो 1 की कर सकता है, जिसकी 1 लाख की है वो 1 लाख की कर सकता है। तो ये कहना कि मैं सक्षम नहीं हूँ समाज में वापस देने का, और पैसा ही तरीका नहीं होता है, 1000 तरीके होते हैं समाज को वापस देने का, और ये हमारा सबका कर्तव्य भी है। समाज से लेना ही हमारा धर्म नहीं है, वापस देना भी है। अगर किसी गागर से सिर्फ निकालते रहेंगे तो एक दिन खाली हो जाएगी, और वही हो रहा है समाज में। तो 2015 के करीब 14-15 के करीब मुझे लगा कि अब मैं इसे फुल टाइम कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये एनजीओ स्टार्ट करा था। बच्चों से प्रेम था और उनकी एजुकेशन के लिए करना चाहती थी, तो उसी से स्टार्ट करा था। ठीक, तो इसमें आप क्या किस तरह के कार्य आप कर रहे हैं जो अपने? हम लोग 2015 में तो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए स्कूल खोला था, वो चला रहे थे। कोविड आया तो हमें वो स्कूल बंद करना पड़ा, और उसके बाद फिर 1-2 साल का ब्रेक लगा, फिर 22-23 के बाद फिर शुरू करा। कोविड को स्लो डाउन होने के बाद सबसे पहले कार्य करा कि बस्तियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों तक लाने का काम करा, क्योंकि तब स्कूल नहीं चला पा रही थी मैं, तो टाइम भी नहीं था क्योंकि ऑलरेडी स्कूल्स बंद हो रहे थे उस समय पे। तो हमें लगा एटलीस्ट जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं बस्ती बस्ती में जाकर उनको स्कूल, बहुत सारे बच्चे स्कूल पहुंचाए भी, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको कोई कमी थी उसको भी कोशिश करी। सब कुछ तो हम नहीं कर पाते हैं, पर जितना भी हम कर पाते हैं। और फिर अब सितंबर 2023-24 में मैंने छोटा सा एक शिक्षा केंद्र खोला है रुड़की रोड पर। वहां पे एक बागड़ियों की बस्ती है, और वो बच्चे किसी तरह भी स्कूल जाने को, एक तो उनका जो स्कूल सरकारी स्कूल है, वैसे तो बहुत सरकारी स्कूल है, वो करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर था, तो वो जा भी नहीं पा रहे थे, कोई कन्विंस भी नहीं कर पा रहा था। मेरी कई संस्थाओं से बात हुई, तो उस बस्ती में मुझे 1 बार 2 बार 4 बार जाना पड़ा। और फिर बात आ जाती है साइकोलॉजी की, उन बच्चों की साइकोलॉजी को समझना पड़ा। वो बच्चे इतने निम्न स्तर से आ रहे थे कि मुझे लगता है स्कूल में भी उनके साथ एक तरीके का शायद भेदभाव हो रहा था कि दूर बैठो, ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, यू नो। समटाइम्स वो साफ सुथरे नहीं है, कभी यूनिफॉर्म है कभी नहीं है, माँ बाप यूनिफॉर्म के पैसे भी लेके वो हो गए। उनको बांधना पड़ा, उनको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ा कि तुम हमारे जैसे ही हो, और तुम जब चाहे गंदे हो साफ हो आके हमसे लिपट सकते हो, हमारे हो सकते हो। कई वीडियो में बच्चे आपसे गले मिलते हैं और बड़े ही खुश होते हैं जब आप उनके बीच में। बिल्कुल, और मैं वो कम खुश होते हैं, मैं ज्यादा खुश होती हूँ। वो मेरी खुशी की, मेरा हैप्पी प्लेस है वो। तो फिर हमने उन्हें, और आप देखिए हमारे पास करीब 38-40 बच्चे हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं, और कई बच्चियां स्कूल नहीं गई हैं और अब वो जा भी नहीं पाएंगी शायद, क्योंकि 14-15 साल की हो चुकी, पर हम उनको इतना शिक्षित कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो समझ सकें, वो बिल्कुल अ ब से अनजान ना हो, कहीं कुछ लिखना पढ़ना सके। डिग्री नहीं दे पाएंगे शायद हम उन्हें, तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट वो इतने शिक्षित तो हो कि कहीं कुछ हो तो उन्हें पता हो कि वो क्या रहा है। अच्छा, जैसे आज की परिवेश में आप राजनीति को कैसे देखते हैं? राजनीति क्योंकि राजनीति में आप सक्रिय भी हैं और जुड़ी हुई भी हैं। तो मैं इस क्वेश्चंस को आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो जो चीज हमको राजनीति में बदल देनी चाहिए कि राजनीति का मतलब पद ही नहीं होता है, और मुझे तो लगता है राजनीति का नाम बदलकर सेवा नीति कर देना चाहिए। जिस दिन हम राजनीति का नाम बदल के सेवा नीति कर देंगे तो शायद हम समझ जाएंगे कि राजनीति का मतलब राज
करने की नीति नहीं है, सेवा करने की नीति है। जी। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति में हैं या आना चाह रहे हैं, जी। उनको अपने दिमाग में ये बात सोच लेनी चाहिए कि राजनीति को केवल राज करने का तरीका ना समझें, सेवा कैसे करी जा सकती है। जी। क्योंकि वो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको, जनता आपको चुन के लाती है या नहीं भी चुन के लाती है। मैं राजनीति में हूँ, चाहे मैं पद पे हूँ या नहीं हूँ, मैं भाजपा की विचारधारा को बहुत सपोर्ट करती हूँ हर तरीके से। कोई ऐसी भाजपा की विचारधारा नहीं है जिसमें मेरा राजनीति का कोई मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 2023-24 के बाद मैंने कोशिश करी और फिर मैं पार्टी से जुड़ गई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये पार्टी महिलाओं की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, सेवा की बात करती है, बच्चों की बात करती है, सब चीजों की बात करती है, सनातन की धर्म की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, देश की बात करती है। तो उसकी विचारधारा से मेरी विचारधारा बिल्कुल मिलती है। राजनीति कर रही हूँ, पद या नापद की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि भाजपा की विचारधारा मेरी विचारधारा है। तो सदैव एक्टिव रहूंगी और प्रयास करती रहूंगी कि जितनी सेवा कर सकूं इस मामले आगे पद पाने की कुछ चाह बिल्कुल नहीं है। चाह बिल्कुल नहीं है। जिस दिन पद पाने की चाह कर लूंगी उस दिन राजनीति नहीं कर पाऊंगी। पार्टी क्या सोचती है मेरे लिए, अभी तो मुझे लगता है कार्यकर्ता बन गए तो सब बन गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज भी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं। वो कहाँ कहते हैं कि मैं इतने बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का लीडर हूँ, बॉस हूँ, नहीं कहते हैं ना। वो भी तो यही कहते हैं कि मैं इस देश का, भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सेवक हूँ। वही भाव रखना चाहती हूँ हमेशा कि एक कार्यकर्ता हूँ, पद आज है या नहीं है, कल होगा या नहीं होगा, एक कार्यकर्ता की तरह हमेशा काम करना चाहती हूँ भाजपा के। अच्छा, लास्ट पॉडकास्ट में जो हमारा खुशपुरी जी के साथ हुआ था जी, तो उन्होंने राजनीति की एक उम्र बताई थी। अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि राजनीति में आने की जो उम्र है वो 45 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उस समय तक जो व्यक्ति राजनीति में आना चाह रहा है वो हर तरह से सक्षम हो जाता है। और क्योंकि अगर हम एक तरह से युवा अवस्था में हम राजनीति में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके मन में आता है कि भाई किस तरह से मैं भाई धन का लाभ लूं, किस तरह से जाऊं। तो उस विचारधारा से आपकी क्या सामंजस्य आप समझ? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। सॉरी कुश भैया, मैं एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि 45 तक आते आते तो आप मेंटली और फिजिकली कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं। मैं तो बिल्कुल उल्टा मानती हूँ। मैं समझती हूँ, फिर मैं कह रही हूँ, अगर आप राजनीति को सेवा नीति की तरह देखेंगे तो आप ऐसे ही राजनीति का मतलब यही क्यों होता है कि पद या पैसा? राजनीति को आप ये क्यों नहीं मानते कि ये पार्टी है, मैं इसकी विचारधारा से मतलब सहमत हूँ और मैं एक इसका कार्यकर्ता बन गया हूँ। मैं अपना व्यवसाय करने के साथ साथ देश के लिए क्या कर सकता हूँ, राजनीति को उसका माध्यम बनाऊं। आप ये सोचिए, एक 25-30 साल का नौजवान युवा या युवती जितना अपने आप को एक्सेसिवली देश की सेवा में झोंक सकती है, 45 तक आते आते हम मैच्योर हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, हमें चीजों की ज्यादा समझ हो जाती है। पर मैं समझती हूँ, अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप पावर के लिए आना चाहते हैं, तो 45 की उम्र हो या 55 की हो या 25 की हो, फिर तो आपको पद और लोभ, ये कहना गलत है कि 45 के बाद वो लोभ नहीं रहता। प्लीज मत बताइए। मैं अभी देख रही हूँ लोगों को जो 50 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में राजनीति में आ रहे हैं और पूर्णतः लोभित हैं पद के लिए और धन के लिए। तो लोभ की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी 45 की उम्र में आकर भी आप उतने ही लोभी हो सकते हैं। आपके पीछे बहुत कुछ हो सकता है, उसके बाद भी आपको और चाहिए। जिसको लोभ है उसको किसी उम्र में भी रहेगा। और जो सेवा करना चाहता है, 25-30 साल की उम्र में आपके पास ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टाइम, ज्यादा एक्साइटमेंट, आप ज्यादा ऊर्जावान होते हैं करने के लिए। तो राजनीति करने की उम्र क्या है मुझे नहीं पता, पर देश सेवा करने के लिए कोई भी उम्र हो सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, मतलब अब मैं पूछना चाहूंगा जी। क्या कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब जनरली मैं जो पब्लिक का एक व्यूज पूछता हूँ कि जो रिच पर्सन है या रिच फैमिली है, मोस्टली वही राजनीति
कर रही है या राजनीति में आना चाहता है, इस साइकोलॉजी को आप क्या क्या समझते हैं? आप कुछ हद तक सही भी कह रहे हो, और ये बात उस चीज से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं जो कुछ भाई साहब ने कही कि ये हो रहा है थोड़ा, और मैं इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं रखती हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ इस बात को। भाजपा की नीति हमेशा रही है कि वो अपने कार्यकर्ता को उठाकर ले जाता है, वो ये ढूंढता है कि कौन कार्यकर्ता कर सकता है। हाँ, कहीं कहीं कुछ जगह हम ये देख पा रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, पर आई एम श्योर जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो उच्च नेतृत्व है, उसका देखेगा, वो ध्यान भी देगा। पर हाँ, राजनीति को इसमें भाजपा या सपा या कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं है, नहीं, तो सभी पार्टियों के लिए है। एक बार जब आप पैसा कमा लेते हैं देन यू वांट पावर, मुझे ऐसा लगता है। राजनीति, फिर मैंने आपसे कहा, जिस दिन ये सेवा नीति हो जाएगी और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि सेवा करने के लिए आना, उस दिन आप ये सोचोगे पैसा आ गया है, अब सेवा करने चलते हैं। अभी आप क्या सोचते हैं, पैसा आ गया है, अब पावर के लिए राजनीति की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है जो हमें नहीं बढ़ाई उसको देनी चाहिए। अगर कोई बहुत निम्न घर से आ रहा है पर उसमें देश सेवा करने का जज्बा है, तो जनता, मैं तो आपसे और अब से कहती हूँ, जनता तो हम ही है, हम क्यों एंडोर्स करते हैं ऐसे? आप मुझे बताइए, अगर कोई किसी को टिकट दे भी देता है और आपको लगता है कि वो पैसे के बल पे टिकट आई है, तो हराइए ना उसे। हार जाएगा, एक दो बार ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी तो कौन कर पाएगा ये? पर वो करने वाले भी तो हम ही है ना। हम भी तो कभी कभी लोभी हो जाते हैं जनता के रूप में और पैसे वाले को बढ़ा देते हैं। तो जब वो बढ़ावा मिलता जा रहा है तो वो एक कल्ट चलता जा रहा है। तो आम जो जनमानस है वो कैसे राजनीति करेगा? मतलब इस क्वेश्चन पहले यही करना होगा, पहले हमको कि उसको जिताना होगा, उसको उठाना होगा। जनता जब अपने आप के बीच में से अपना नेता उठाना शुरू करेगी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना भाई साहब, कि जनता को पड़ी नहीं है। वो तो कहता है मैं कहाँ राजनीति के चक्कर में, जिस दिन वोट आता है आधे टाइम तो वो वोट देने भी नहीं जाना चाहता। आप पहले तो जो आपको सुप्रीम पावर मिली है वोट देने की, आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप सोचते हैं 3 दिन की छुट्टी है, मैं घूम आऊं, और फिर आप कंप्लेन करते हैं पैसे वाला आ रहा है, हल्का आ रहा है, करप्ट आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है बिकॉज यू डिसाइडेड कि जिस दिन आपको अपनी सबसे बड़े पावर का इस्तेमाल करना था, उस दिन आप 10 मिनट नहीं निकाल पाए। जिस दिन जनता ये आप मान के चलिए, अगर जनता नहीं चाहेगी, जनता लोभित नहीं होगी, जनता अनजान बन के और इग्नोरेंट नहीं रहेगी, तो चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पावरफुल हो, वो राजनीति में नहीं आ पाएगा। यू हैव टू डिसाइड कि नहीं, ये नहीं है हमारा नेता, ये नहीं है, हम इसको नहीं चूज कर रहे हैं। तो कोई मतलब ऊपर जिन्होंने टिकट दिया वो थोड़े ना जिता सकते हैं, जिता तो आप रहे हैं। तो जनमानस नीचे से उठ के राजनीति तभी कर पाएगा जब जनता कहेगी हमारा नेता ये नहीं है, ये है। जातिवाद की जो राजनीति है उससे आप क्या समझते हैं? मतलब जो आज के जातिवाद की राजनीति हो रही है, मतलब मैं बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहती हूँ। जातिवाद हम इसको बना दे रहे हैं, राजनीति में जातिवाद उतना है नहीं जितना इसको हम पुटरे कर रहे हैं। आप माने या ना माने, पर मैं इसको कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी कि आज से 10-12 साल पहले तक आप और हम तो ये भूलते जा रहे थे कि हम हैं क्या, हम हिंदू हैं, हम ये भी भूलते जा रहे हैं। और ये जागृत हिंदू होना का मतलब ये नहीं है कि ये किसी पार्टी का उठाव है। अगर आपको पार्टी या कोई भी दल आपको ये याद दिला रहा है कि आप हिंदू हैं और हिंदू संस्कृति से आते हैं, भूलिए मत, डरिए मत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जातिवाद की राजनीति, मतलब धर्म की राजनीति। एक्चुअली जाति की राजनीति तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि जाति की राजनीति तो होती जा रही है, और ये तो सब पार्टियों को समझना होगा कि जो ये इस हिसाब से चुनाव होने लगा है ना, ये ठाकुर ये इससे हो कुछ नहीं रहा है। हम हिंदू बट रहे हैं और ये समाज में सिर्फ और सिर्फ विघटन ला रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऊपर से ही इस तरह का जो प्रस्ताव आते हैं उसी का नतीजा होता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात को ये नहीं कहूंगी कि पूर्णतः गलत है, पर फिर मानना तो घूम फिर के वहीं पड़ेगा। हम 140 क्या बदलाव कर सकते हैं हम इसमें? क्या आवश्यकता है इस बदलाव में? इस बदलाव में आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि हर व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि मैं राजनीति का हिस्सा हूं।
जिस दिन आम जन ये मान लेगा कि राजनीति जो ऊपर से नीचे तक आ रही है, इसका रुख बदलने का समय आ गया है। ये राजनीति अब नीचे से ऊपर जानी चाहिए। जिस दिन दिशा बदलाव होगा उस दिन राजनीति में बदलाव होगा। ये पावर हमने खुद चंद लोगों के हाथों में दे दी है कि आप डिसाइड कर लीजिए सब कुछ। जिस दिन आम आदमी घर में बैठा हुआ हर 18 साल का युवक युवती से लेके 80 साल का आदमी सोच लेगा कि जो ऊपर बैठ रहा है उसको नीचे से ही होके जाना है, हम डिसाइड करेंगे कि कैसे होना है, उस दिन बदलाव आएगा। समय लगेगा पर बदलाव आएगा। घर बैठे तो बदलाव नहीं आएगा। भैया जी, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा। रूरल एरियाज में जब वोटिंग रेशो की बात करते हैं जी, वो ज्यादा आती है, बिल्कुल, और जो सिटीज की है और मेट्रो सिटी जो स्पेशली जो हायर एजुकेटेड पर्सन है जी, वहां पर रेशो कम है। तो क्या कारण है आपको? आप अभी मैंने आपको बताया कारण। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो हमारे आजकल पढ़े लिखे हो रहे हैं। तो जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं क्यों ना हम उनको बुलाएं या इस तरह से करें, वोट करें, वो कहीं ना कहीं एक तो बुलाएं, और नहीं भी बुला सकते तो अब तो सरकार को फाइनली ये सिस्टम लाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि आपकी वोट अगर यहाँ की भी बनी है तो जब वोटिंग खुले तो कोई ऐसी तरीका, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मैनेज करने का तरीका होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा किसी वजह से नहीं आ रहा तो वो जहां है उस दिन वहां से वोट अपना दे सके। नंबर 1। नंबर 2, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि जो गांव है वहां आज भी लोग किसी भी वजह से, चाहे उनके पर्सनल रिश्ते हैं, चाहे जातिवाद है, चाहे वो ज्यादा अवेयर है, मैं तो कहूंगी वो ज्यादा अवेयर है, वो ज्यादा डिसाइडिंग पावर होते हैं, वो पहले से डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे को इसे वोट देना है, मेरा वोटिंग पावर है, मैं तो दूंगा। मैं बहुत देखती हूँ गाँव में 80-80 साल की महिलाओं को भी बच्चे लेके जा रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनको तो 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, और जब पड़ जाता है फ्राइडे पे, जैसे इस बारी पड़ गया था वोटिंग डे, तो फिर तो आप निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाती है और सरकार आ जाती है, फिर वही लोग होते हैं जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये चर्चा करते हैं कि सरकार कितनी खराब बन गई। तो इसमें क्या पहल करनी चाहिए? आई थिंक बिल्कुल हो जाना चाहिए स्ट्रिक्टली। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि सरकार इस तरीके की चीजें क्यों नहीं इंप्लीमेंट करती है। जो वोट नहीं करेगा उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, जो भी चीजें सरकार आपको अवेलेबल करवा रही है, आपको उनका लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास एक सर्टिफिकेट है दैट यू वोटेड। अगर आपने वोट नहीं दिया है, सरकार नहीं चुनी है, तो उसकी योजनाओं का, उसके फायदों का भी आपको लाभ उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे कोरोना काल में हमने देखा वैक्सीनेशन का भी सर्टिफिकेट सरकार ने exactly. आपको अगर कहीं पर बाहर विदेश यात्रा तो क्यों नहीं कि सरकार के लिए होने चाहिए। बिल्कुल, आपको इसी तरीके से आपके पास एक सर्टिफिकेट, आप होल्डर होने चाहिए। अगर आप सरकार चुन नहीं सकते तो आपको अधिकार नहीं है कि आप उसके फायदे भी उठाएं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप सडनली कोई मिस हैप्पीनेस हो गया, कोई ऐसा कोई रीजन रहा हो कि भाई आप वन टाइम नहीं दे पाए, लेकिन उसकी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास कि आप ये नहीं कर पाए, या उसका एक सेकंड चांस होना चाहिए कि आप, जो लोग उस दिन वोट नहीं कर पाए हैं, वो आके फलां दिन पे कर सकते, कुछ तो होना चाहिए। हम इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ये हो क्यों रहा है? बिकॉज हम इतने मतलब विश्व का सबसे युवा देश, विश्व का सबसे पॉपुलेटेड देश, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट, और इतने इग्नोरेंट हैं हम अपनी सरकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए। आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, सॉरी बीच में आपको रोक रही हूँ, एक बात और कहना चाहूंगी। नवदुर्गा आ रहा है, और हम लोग नवदुर्गा में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, नवशक्ति यात्रा, जिसमें हमने 9 बस्तियां चिन्हित करी हैं। हम कुछ महिलाएं जो समाज में सक्रिय हैं, उन 9 बस्तियों में 9 दिन तक जाएंगी और वहां की बालिकाओं से, बच्चियों से, महिलाओं से वार्ता में आएंगी, संवाद करेंगी, उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, और जो भी जिस भी रूप में हम उनके लिए सहायक हो सके। आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ हाथ जोड़कर इस प्लेटफॉर्म से आप सब महिलाओं से और भाइयों से निवेदन करती हूँ, प्लीज किसी ना किसी रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ें और इसे सफल बनाएं, और समाज में वापस देने की एक जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा दें।
तो मैं आज के पॉडकास्ट में आदरणीय से मैं ममता अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आभार बुलाने व्यक्त करता हूँ कि आभार मेरा, आपने मुझे बुलाया। क्योंकि भाई राजनीति से लेकर बच्चों की शिक्षा से लेकर महिलाओं की शिक्षा से लेकर आज वार्तालाप हुई, तो मैं चाहूंगा कि सभी दर्शकों से आप इनसाइड टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ही इस तरह से जुड़े रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।